यह कहानी एक गांव के ऐसे परिवार की है जिस परिवार में बाप और बेटा होते हैं। बाप का नाम राजकिशोर जी और बेटे का नाम रामू होता है। राजकिशोर जी की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। बेटा रामू बचपन से ही मंदबुद्धि होता है। घर में देख रेख के लिए कोई और नहीं होता। रामू बचपन से ही मंदबुद्धि होता है, इसी वजह से उसकी शादी जल्द नहीं हो पाती। घर में खाना बनाने और घर परिवार को देख रेख करने वाली कोई औरत भी नहीं होती, जिसके कारण अक्सर काम पर जाने में बाप बेटा को लेट हो जाता। खाना बनाने खाने में कई बार तो काम भी छूट जाता। बेटी की शादी करने की कई कोशिश नाकाम रहती। राजकिशोर जी बहुत जगह उसके लिए रिश्ता ढूंढते, लेकिन कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होती। तभी इस गांव में एक पंडित आते भिक्षा मांगने, और वह पंडित भिक्षा मांगने के बदले लोगों को हाथ की रेखा देखकर उसका भविष्य बताया करते। कुछ लोग इसे मजाक समझते तो कुछ लोग भरोसा कर अपना हाथ दिखाते और अपना भविष्य की बात जानने की कोशिश करते। तभी उस मंदबुद्धि रामू के पिता राजकिशोर जी को गांव के एक आदमी कहता कि राजकिशोर जी, आप अपने बेटे रामू का हाथ दिखाइए, शायद आपके बेटे रामू की शादी के बारे में यह पंडित भी कुछ बता सके, जिसके उपाय से आपके बेटे रामू की शादी हो जाए और आपका परिवार और वंश आगे बढ़े। ये बात सुनकर राजकिशोर जी सोचते हैं, ठीक है, कहकर अपने बेटे रामू को बुलाते हैं और उसका हाथ दिखाने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं कि कृपया मेरे बेटे का हाथ देकर इसकी शादी के बारे में बताइए, और पंडित जी, अगर आपकी बात सही निकली तो मैं आपको दक्षिणा के साथ साथ आपको धोती कुर्ता और कमंडल भी दूंगा अपनी खुशी से, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं इसकी शादी नहीं होगी, अगर होगी भी तो इसके जैसे ही मंदबुद्धि लड़की ढूंढनी होगी, कहीं मिले तो तब शादी होगी। तभी वह पंडित जी कहते हैं कि ठीक है जजमान, मैं देखता हूँ। रामू का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर रामू की रेखा गौर से देखकर पंडित कहता है, कौन कहता है इसकी शादी नहीं होगी? मैं कहता हूँ कि 100% रामू की शादी होगी, और किसी मंदबुद्धि लड़की से नहीं, एक बहुत ही होशियार, समझदार और बहुत ही सुंदर लड़की से इसकी शादी होगी। शादी का योग और सहयोग बन रहा है इसके हाथों में। यह बात सुनकर रामू के पिताजी बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में पंडित जी कहते हैं कि सच में यह बात मैं कह रहा हूँ, मेरी बात 100% सही साबित होगी। आप अपना धोती कुर्ता और कमंडल तैयार रखिएगा, अगले महीने तक इसकी शादी का सहयोग बन रहा है। पंडित कहते हैं कि अब दक्षिणा दीजिए, हाथ देखने का हम 1 महीने बाद आएंगे आपसे मिलने और जानकारी लेने, और साथ ही साथ धोती कुर्ता और कमंडल लेने। तब तक आपके बेटे की शादी भी हो चुकी होगी। राजकिशोर जी पंडित को 501 रुपये अपनी खुशी से देते हैं और कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं पंडित जी, अगर आपकी बात सच में सही निकली तो मैं आज 501 रुपये दे रहा हूँ। उस दिन अपनी खुशी से धोती कुर्ता और कमंडल के साथ 5001 रुपये भी दूंगा। पंडित जी कहते हैं, हाँ जजमान, जरूर पूरा होगा मेरी बातें, पर एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं। राजकिशोर जी ये सुनकर राजकिशोर जी कहते हैं कि हाँ जी पंडित जी, कहिए कौन सी बात? पंडित जी कहते हैं, यहाँ प्राइवेट बात है, आपसे अकेले में मैं करना चाहता हूँ। राजकिशोर जी एक साइड होते हुए कहते हैं, पंडित जी, यहाँ अकेले कोई और नहीं सुन रहा, आप मुझसे बताइए। साइड में हटकर पंडित जी राजकिशोर जी को धीरे से हल्की आवाज़ में कहते हैं, देखिए जजमान, आपके बेटे की शादी तो हो जाएगी, पर लड़की इस पर हमेशा प्रबल होगी, बहुत होशियार होगी, इस लड़के पर भारी पड़ेगी। या तो अपने योग मन लायक समझेगी तो ठीक, अगर उसकी इच्छाएं पूरी ना हुई तो वह भाग भी सकती है या इसे छोड़कर जा भी सकती है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। इस परिस्थिति और स्थिति के लिए आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा और अपने हिसाब से उस परिस्थितियों को संभालने के लिए। राजकिशोर जी कहते हैं, जी ठीक है पंडित जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बातों को, हम पूरा ध्यान रखेंगे। पंडित जी ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। राजकिशोर जी अपने बेटे रामू के साथ अपने घर चले जाते हैं। शाम होती है और फिर वक्त गुजरता है और फिर रात हो जाती है। बाप बेटा दोनों खाना खाने आते हैं और फिर सो जाते हैं। इसी तरह सुबह होती है और पहली किरण के साथ राजकिशोर जी की नींद खुलती है। वह अपने मंदबुद्धि बेटे को जगाते हैं, उठो रामू, सुबह हो गई, काम पर चलना है। रामू उठता है तो दोनों बाप बेटे नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। खाना खाकर और हाथ में कुछ दाल
और टोकरी लिए खेत पर जाते हैं और मिट्टी काट कर एक जगह से दूसरी जगह खेत में भरते हैं। तभी उधर से एक दौड़ती हुई लड़की आ रही होती है, दुल्हन ड्रेस में, भागते हुए और घबराते हुए, बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए भाग कर आकर राजकिशोर जी के पास आकर कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ ये लोग न जाने क्या करेंगे। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके मेरी सारी धन संपत्ति लेना चाहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से शादी के मंडप से बाथरूम जाने के बहाने पिछले दरवाजे से भाग कर आई हूँ। अगर मेरी शादी हो जाती है तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी सारी संपत्ति मेरी पति की होगी। आप मुझसे शादी कर लीजिए। यह सुनकर राजकिशोर जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और सोचते हुए कहते हैं कि देखो, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास शादी करने की उम्र का एक बेटा है। अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करा देता हूँ। लड़की कहती है कि हाँ, मुझे मंजूर है, पर शादी आज ही कराइए, जल्दी। राजकिशोर जी कहते हैं कि ठीक है, पर मेरा बेटा मंदबुद्धि है। लड़की कहती है कि चाहे जो भी हो, मुझे मंजूर है, आप मेरी मदद कीजिए, अपने बेटे को बुलाइए, मेरी उससे शादी कराइए। तभी रामू मिट्टी खेत में फेंक कर आ रहा होता है टोकरी लेकर। लड़की से राजकिशोर जी कहते हैं, यही है मेरा बेटा। लड़की कहती है कि मुझे मंजूर है, अब चलिए जल्दी से शादी कराइए। राजकिशोर जी कहते हैं, चलो मेरे साथ। राजकिशोर जी जल्दी से अपने गांव के एक चौराहे पर जाते हैं जहां सभी लोगों को बुलाते हैं। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारी बात बताते हैं और लड़की भी खुद स्वच्छता से कहती है कि मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। लड़की फिर अपनी सारी बातें बताती है। लड़की और राजकिशोर जी और उसके बेटे की सहमति से समाज के बीच, गांव वाले और पुलिस के सामने गांव में ही शादी हो जाती है और सभी ताली बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं। राजकिशोर जी अपने बेटे के साथ बहू को घर ले आते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। रामेश्वर जी अपनी बहू बेटे के साथ घर पहुंचते हैं, उधर जहां से लड़की भागी हुई होती है, जिस मंडप से। वहां के सभी किडनैपर जो ज़बरदस्ती मोना से शादी कर धन संपत्ति हड़पना चाहते थे, वह लोग ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि एक गांव में उस लड़की की शादी हो गई है। आज ही पुलिस प्रशासन और पूरे गांव वालों के बीच यह सुनकर सभी किडनैप अपने आप में बातें करते हैं, अब तो कोई फ़ायदा नहीं उसे पकड़कर और ढूंढकर और शादी करके, क्योंकि पुलिस प्रशासन और समाज वालों के सामने ही उसकी शादी हुई है। अब उसकी सारी संपत्ति उसके पति की होगी। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो सिर्फ फंसेंगे और हम लोग कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए हम मैटर को यही क्लोज कर देते हैं। उस लड़की के बारे में इधर रात में मोना सुहागरात मनाने के लिए अपने पति का अपने कमरे में इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वह मंदबुद्धि लड़का अपने पिता के पास ही सोता है। जाकर रामू के पिता कई बार कहते हैं, रामू जाओ उस कमरे में अपनी पत्नी के पास सो जाओ। बार बार कहने के बाद भी राजकिशोर जी की बात को अनदेखा करते हुए अपने पिता के ही पास बगल में रामू सो जाता है। तभी राजकिशोर जी मंदबुद्धि समझकर उस पर गुस्सा नहीं करते और अपनी बहू को कहते हैं कि वह तो मंदबुद्धि है, बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा, तुम ही जाकर उसके पास सो जाओ। मोना उठकर अपने पति रामू के पास जाती है और कई तरह से कोशिश करती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाकर उसे उत्तेजना में लाने की कोशिश करती है ताकि रामू जोश में आकर सुहागरात मनाए। पर इन सब चीज़ों पर रामू का कोई असर नहीं होता, वह बगल में ही सो जाता है। मोना की सारी कोशिश बेकार और नाकाम रहती है। बहुत रात हो जाती है। ऐसा ही करते करते हार थक कार कर मोना परेशान होकर रामू के बगल में ही सो जाती है। सुबह नींद खुलती मोना उठती है, घर का सारा काम काज करती है, खाना बनाती है, बाप बेटे को खिलाती है और अपने पति रामू से बात करती है। पर रामू कुछ बातों का जवाब देता और कुछ बातों का पर ध्यान नहीं देता उसे, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता है। उसकी समझ में जितना आता है उसी हिसाब से वह करता है। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक दिन रामू और उसके पिता राजकिशोर जी खेत पर काम कर रहे होते हैं। काम पर करते करते दिन के 3 बज गए, पर उस दिन अभी तक मोना खाना लेकर नहीं आई होती। यह देखकर खेत पर काम कर रहे राजकिशोर जी अपने बेटे रामू से कहते हैं कि तुम जाओ खाना ले आना और मेरे लिए भी खाना लेकर आ जाना। पता नहीं आज बहू खाना लेकर अब तक क्यों नहीं आई। यह सुनकर रामू कहता है, आप जाइए, मैं यही काम करूँगा। पर कई बार राजकिशोर जी रामू को जाने के लिए कहते हैं और समझाते हैं, पर रामू बार बार एक ही जवाब देता है, आप जाइए, मैं यही काम करूँगा, आप खाना खाकर खाना ले आइएगा।
मंदबुद्धि समझकर रामू पर वह गुस्सा नहीं करके राजकिशोर जी खुद घर पर चले जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि मोना अपना सब सामान पैक कर रही होती है। बैग में यह देखकर राजकिशोर जी कहते हैं कि यह क्या कर रही हो बहू, तुम कहीं जाने की तैयारी में हो क्या? आज खाना भी नहीं लाई खेत पर क्यों? बहुत ही उदास और परेशान शब्दों में मोना कहती है, आप तो जानते हैं ना मैं किन परिस्थिति में आपके बेटे से शादी की थी, पर उस शादी के बाद भी मैं आज तक कुंवारी जैसी ही कोशिश की। आपके बेटे को मैंने अपने बस में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पलटकर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखता। आज महीना गुजर गया है पर आपके बेटे में कोई बदलाव नहीं आया। वह मुझ पर मेरी तरफ देखकर एक बार पलटकर नहीं देखता। और कहाँ तक कहूँ और कितनी बार कहूँ, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। यह सब सुनकर राजकिशोर जी सब कुछ समझ आते हैं। उन्हें पंडित जी द्वारा बताई हुई बातें याद आती है। यह सब सोच समझकर राजकिशोर जी कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं मोना बहू, सब ठीक हो जाएगा। मोना कहती है कि क्या ठीक हो जाएगा? आप मेरे तड़प दर्द नहीं समझ पाएंगे। उस दिन अच्छा होता कि मैं आपके बेटे से शादी ना करके आपसे शादी कर लेती, क्योंकि मैं तो पहले आपसे ही शादी करना चाहती थी। आप ही के साथ शादी का प्रस्ताव रखी थी, पर आपने अपने बेटे से शादी करवा दी मेरी। और आज मैं क्या कहूँ अब आपसे? सुनकर समझकर राजकिशोर जी कहते हैं, बहू आज से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मैं करूँगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी। और बहू मोना को अपने कमरे में ले जाते हैं और मोना की सारी इच्छाएं पूरी करना शुरू करते हैं। लगातार मोना के साथ कई घंटों वक्त बिताकर मोना शांत हो जाती है। मोना कहती है कि अब मैं संतुष्ट हो गई हूँ और मैं यहीं रहूँगी। आप मेरी इच्छा इसी तरह पूरा करते रहें और मेरा ख्याल रखते रहें, मैं आपका भी ख्याल रखूँगी। इस तरह राजकिशोर जी और मोना एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं और उनके बेटे रामू को इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता, ना ही उसे कुछ समझ में आता है, क्योंकि वह मंदबुद्धि होता है। मोना अपनी जवानी के जोश में राजकिशोर जी के साथ अपना सब कुछ निछावर करने लगती है। वो मोना को खुश रखने के लिए राजकिशोर जी अपने हाथ की सारी सीमाएं पार कर चुके होते हैं। राजकिशोर जी सब कुछ होने के बाद जब कमरे से बाहर निकलते तब उनके मन में ऐसा लगता ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, इस सही कहूँ कि गलत कहूँ, करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ अगर ऐसा नहीं करता तो बहू घर छोड़कर चली जाएगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, फिर मेरे बेटे से कभी कोई दूसरी लड़की शादी नहीं करेगी। और यह तो गलत हो या गलत, इसी सोच में जिद्दोजिद में राजकिशोर जी दरवाजे पर टहल रहे होते हैं कि सामने वह पंडित दिखाई देता है जो रामू का हाथ देकर सारी बातें बताता है। पंडित जी को राजकिशोर जी बहुत खुश होते हैं, आदर सत्कार के साथ कहते हैं, पंडित जी आइए आइए। तभी पंडित जी कहते हैं, जजमान बताइए मेरी बातें पूरी हुई कि नहीं? राजकिशोर जी कहते हैं कि आपकी बातें 100% पूरी हुई है। घर के अंदर आते हैं और फिर झट से बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि ये लीजिए कुर्ता और कमंडल। ये सब पाकर पंडित जी बहुत खुश होता है। तभी रामेश्वर जी 5001 रुपये भी दक्षिणा में देते हैं। वादे के मुताबिक दक्षिणा लेकर पंडित खुश होकर कल्याण हो कहकर लौट जाते हैं और राजकिशोर जी इधर अपने घर आ जाते हैं। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है नेहा सिंह को। अगर आप भी शॉर्ट आउट चाहते हैं तो फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये कहानी किस प्रकार लगी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।